आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम के खिलाफ जगनमोहन रेड्डी की जेल में भूख हड़ताल का आगाज। कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआरसीपी ने रियासत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है, तेलुगुदेशम का इल्जाम। शमशाबाद और गोलकुंडा हुदूद में खौफनाक सड़क हादसे, 3 अफराद हलाक। और बेगमपेट रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और अब खबरें तफसील से। कड़पा के रुकन पार्लियामेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत की तकसीम और तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ के मुतालबे को लेकर चंचलगुड़ा जेल में इतवार से भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक इतवार की सुबह जगन ने नाश्ता और चाय लेने से इनकार कर दिया। पार्टी की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जगन ने जेल में अपनी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। जगन की भूख हड़ताल की वजह से चंचलगुड़ा जेल के पास पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। जेल के पास जगन के बास हामियों ने जमा होकर भी उनकी हिमायत में नारे लगाए। गांधी जी ने भी जेल में रहकर 5 बार हड़ताल की थी और अवाम के लिए जेल में रहकर जद्दोजहद सिर्फ जगनमोहन रेड्डी कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जगन को भूख हड़ताल करने के लिए CR हरीश राव, जी सुखविंदर रेड्डी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि CWC के रियासत की तकसीम के फैसले पर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की मुजवजा बस यात्रा के मंसूबे को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआरसीपी ने रियासत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर जी मुद्दुकृष्णमा नायडू ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने सवाल किया कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात पर क्यों सुस्त रफ्तारी से काम किया जा रहा है। मुद्दुकृष्णमा नायडू ने कहा कि अगर जगन को तिहाड़ जेल मुंतकिल किया गया तो मुलाकात का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि सियासत में रहने वालों को क्या जेल में सेलफोन और लैपटॉप जरूरी है। तेलुगुदेशम के एक और सीनियर लीडर के शिवा प्रसाद ने सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले वज़रा से स्पीकर फॉर्मेट में इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। अपने एक बयान में के शिवा प्रसाद ने रियासत की तकसीम के मामले पर कुल जमाती कमेटी के क़याम का भी मुतालबा किया है। रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि जगनमोहन रेड्डी की भूख हड़ताल अगर मसावी इंसाफ के लिए की जा रही है तो उन्हें यह वजाहत करनी चाहिए कि मसावी इंसाफ का मतलब मुत्तहिदा आंध्रा है या रियासत की तकसीम। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर तेलुगुदेशम और बीजेपी का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। कांग्रेस रुकन कौंसिल ने कहा कि सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर के लिए बहुत जल्द जलसे मुनक़्क़द किए जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस कायदीन की इश्तियाल अंगेजी से सीमा आंध्रा के अवाम में खौफ पैदा हो रहा है। कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआरसीपी के साथ मुफाहमत के जरिए लोकसभा इंतखाबात में 40 नशिस्तों के उसूल के मिशन पर काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन पार्लियामेंट CM रविश ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस निचली सियासत और नशिस्तों के हुसूल के लिए रियासत के अवाम को धोखा दे रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस के मिशन का मकसद ऑपरेशन कामयाब लेकिन मरीज फौत हो जाने के बराबर है। तेलुगुदेशम रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि तेलुगुदेशम सदर की क़यादत में कौमी सतह पर तीसरे महाज के इम्कान से भी कांग्रेस खौफजदा है।
इसीलिए वो रियासत को गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार करते हुए वाईएसआरसीपी और टीआरएस की मदद के जरिए सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। रियासत की तकसीम के ऐलान से पैदा हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कमेटी के क़याम के सोनिया गांधी के ऐलान को के रमेश ने मज़ाक़-ए-ख़िज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और हुकूमत की कमेटियों पर किसी को भरोसा नहीं है। उन्होंने कुल जमाती कमेटी के क़याम का मुतालबा किया है। तेलुगुदेशम रुकन पार्लियामेंट ने सीमा आंध्रा में 25 दिनों से जारी एहतजाज पर मरकजी हुकूमत और सोनिया गांधी के गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ को बाइस अफसोस करार दिया। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा है कि तेलुगुदेशम गैर जिम्मेदाराना रोल अदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तेलंगाना की तश्कील के फैसले के बाद तेलुगुदेशम उलझन का शिकार हो चुकी है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी बौखलाहट में मुब्तला है। जी वेंकट रमना ने वाईएसआरसीपी को अपनी पार्टी का नाम बदलकर एजीपी रखने का मशवरा दिया, क्योंकि तेलंगाना में उनकी दुकान बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट चीफ विप ने दिगर सियासी जमातों और मुलाजिमीन तंजीमों से तेलंगाना की तश्कील के लिए ताउन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के बाद होने वाले काबीना के इजलास में तेलंगाना पर क़रारदाद मंजूर की जाएगी। ఆత్మగౌరవం పేరు మీద మరి యాత్ర చేయడం ఏదైతుందో ఆయనకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండడమే అనిపిస్తా ఉన్నది। ఎందుకంటే ఈ రోజు ప్రజలకు చెప్పాలి, ఈ రోజు ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క రాష్ట్ర విభజన కార్యక్రమం అన్ని రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాతనే ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు దిశలో ముందుకు పోయే సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా ఒక రకమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసేదానికి వదులుకొని चायनोशी हो या गम छुपाने से छुप नहीं सकते। 30 जुलाई को अलहदा तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के बाद तेलंगाना में कांग्रेसी कायदीन अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बेचैन है। कई कायदीन ने हुसूल तेलंगाना की खुशी को अवाम तक पहुंचाने के लिए होर्डिंग्स का सहारा लिया। शहर के अहम चौराहों पर सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर करते हुए मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि हफ्ते को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हुसूल तेलंगाना के ऐलान के सिलसिले में फतेह रैली और जल्द से मुनक़द करने की इजाज़त से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक 28 तारीख को तेलंगाना कायदीन के इजलास के बाद तेलंगाना में जश्न और फतेह रैली से मुतालिक फैसला लिया जाएगा। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़ीर शैलजा नाथ ने तेलुगुदेशम को वोट और इख्तिदार की सियासत छोड़कर मुत्तहिदा आंध्रा के हक में आवाज़ उठाने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि तेलुगुदेशम को अपने दोहरे मौक़िफ़ से अवाम को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। सोनिया गांधी की जानिब से सरकारी कमेटी के ऐलान से मुताल्लिक़ बयान पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी कमेटी के खदोखाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब भी कोई कमेटी तश्कील दी जाएगी इसके सामने हमारा मौक़िफ़ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश ही होगा। शैलजा नाथ ने कहा कि उनका मुतालबा पूरा होने तक एहतजाज हैदराबाद से लेकर सीमा आंध्रा और दिल्ली में बराबर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं उसका जवाब उन्हें अवाम ही देंगे। रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मार्च 2014 तक रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। 4 टीवी से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना पर लिया गया फैसला अटल है। उन्होंने हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए हैदराबाद की तरक्की के लिए दावों को झूठ का पलंदा करार दिया। उनका कहना था कि हैदराबाद पहले से ही तरक्की याफ्ता शहर है। साबिक वजीर ने कहा कि सीमा आंध्रा के कायदीन जिस तरक्की की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कॉरपोरेट शोबे की तरक्की को देखते हुए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ आलाकमान से शिकायत की गई है। कुछ सीमा आंध्रा के हमारे कांग्रेस के कायदीन हो या दूसरी जमातें वाले आवाम को यह बरगला रहे भाई हैदराबाद का मसला है, आंध्र प्रदेश अलग हो गए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैदराबाद में हमारे बच्चों की नौकरियां, पानी का मसला, ये तमाम चीजें पूछ रहे हैं। हम ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेलंगाना हैदराबाद में नहीं थी जो आके हमारे सीमा आंध्रा के भाइयों ने बनाई। सीमा आंध्रा के भाइयों ने आकर जो भी बनाए
कारपोरेट हॉस्पिटल्स बनाए, कारपोरेट एजुकेशन यूनिवर्सिटियां बनाए, यानी दौलतमंद लोगों के लिए सहूलत बख्श बनाए। लेकिन निज़ाम सरकार ने जो बनाए थे और तो ये तमाम गरीब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, अमीर और गरीब के लिए बनाए थे। तो आज उनका ये वादा कि हम आके तरक्की करें, ये झूठ पे मुबनी है के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी फैसले पे अटल है। कल भी सोनिया गांधी जी ने चिरंजीवी से कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का डिसीजन वापस होने वाला नहीं है। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। टेक्निकल कमेटी वगैरह सब 2014 मई से पहले, मार्च से पहले नई दो सरकारें बनेंगी, दोनों कांग्रेस की सरकारें बनेंगे। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आंध्रा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी इलेक्शन से पहले। भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज किया है कि अगर सोनिया गांधी को इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का 100% यकीन है तो अवाम में जाकर उन्हें गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ICU में है, इसीलिए उसे इंतखाबात में जाकर अपनी पार्टी के मजबूत मौक़िफ़ का सबूत देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमानत खुराक बिल और दीगर अहम बिल्स पर हुकूमत अब तक खामोश क्यों थी, उसकी वजाहत की जानी चाहिए। वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट 17 दिन तक खलल पैदा करते रहे और सोनिया गांधी इस दौरान खामोश क्यों थी। बीजेपी लीडर ने कहा कि बीजेपी तेलुगुदेशम के करीब नहीं है बल्कि अवाम के करीब हो रही है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ है। कोलिन मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से गरीब मुस्तहिक तलबा की हौसला अफजाई की खातिर दिए जाने वाले सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल स्कॉलरशिप की तकसीम के सिलसिले में ताहिर फंक्शन हॉल मोगलपुरे में तकरीब मुनक़िद हुई। सदर तंजीम मौलवी अब्दुर्रहीम कुरैशी ने सदारत की। स्कॉलरशिप कमेटी के सदर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि सन 1996 से यह सिलसिला जारी है और तंजीम के इस इक़दाम से सैकड़ों तलबा मुस्तफ़ीद होते हैं। उन्होंने कहा कि मिल्लत की तामीर नौ के लिए कई तंजीमें और जमातें काम कर रही हैं, जो खुश आइन बात है। मौलवी अब्दुर्रहीम कुरैशी ने तलबा को मशवरा दिया है कि वह मकसद जिंदगी गुजारें। बीदर के मुसलमानों के एक बड़े वफ्द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ्द ने अकबर ओवैसी को कर्नाटका में मजलिस की खिदमात से भी तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। अंबरपेट से नौजवानों के एक बड़े ग्रुप ने दारुस्सलाम में क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अंबरपेट के मरहूम मजलिसी लीडर अफसर नवाब के फर्जन के हमरा नौजवानों ने अकबर ओवैसी की गुलपोशी की और अंबरपेट में मजलिस की सरगर्मियों में जोश व खरोश से हिस्सा लेने का तयक़ुन दिया। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने शाहीन नगर के मुख्तलिफ मौलजात व कॉलोनियों का दौरा किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और सरगर्म कारकुनों के हमरा उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी पर तकमील शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और मजलिस के मुकामी दफातर का भी इफ्तिताह किया। सैकड़ों अफराद इस मौके पर मौजूद थे। आपके हर बुरे वक्त पर साथ देने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हमारी जमात आपके साथ है। आपके हर अच्छे बुरे वक्त में हम साथ आएंगे, काम आएंगे। आप मजलिस के साथ रहिए। बरसात में जैसे मेंढक निकलते वैसे इलेक्शन के करीब लोग आएंगे आपके सामने, मजलिस से दूर करने की कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। और जो भी लोग आ रहे हैं उनको बताइए कि पहले आप यहाँ पर अपना काम बताइए, कारनामा बताइए, हम आपका साथ देंगे। पिछले 5 साल में कोई काम यहाँ पर नहीं किया और आज आके फिर आप मजलिस के खिलाफ बातें करेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस बड़ी जमात है, हदीस शरीफ है, बड़ी जमात के तरफ मुसलमानों जमा हो जाओ। जमात का अल्लाह का हाथ होता है, वो तुम्हें गुमराही की तरफ जाने नहीं देगा। इसलिए जमात से वापस उतर रहिए, जमात के लिए दुआ करते रहिए। शुक्रिया। कस्टम बस्ती वाक़े बेगमपेट में सड़कें खोदकर छोड़ दिए जाने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए मुकामी अफराद ने बताया कि करीब 1 साल पहले पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई थी,
लेकिन काम फौरी मुकम्मल करने के बजाय सिर्फ खुदाई करके छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि सड़कों पर गड्ढों की वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। इसके अलावा रास्ता चलने वाली खवातीन और स्कूली बच्चों को भी आमदरफ्त के लिए तकलीफ हो रही है। आबरसानी और बल्दी महकमे जात के काम करने का यही तरीका है कि वो पहले खुदाई करके छोड़ देते हैं और माबाकी काम को मनमानी अंदाज में मुकम्मल कर लिया जाता है। इसके अलावा मैनहोल्स उबलकर गंदा पानी न सिर्फ सड़क पर बह रहा है बल्कि गंदा पानी बोरवेल में भी दाखिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह हल्का रियासती वजीर शशिधर रेड्डी का है, जबकि मुकामी कॉरपोरेटर महेश्वर है। इसके बावजूद बुनियादी सहूलतों का हाल नाक़िबिल बयान है। उन्होंने बताया कि इलाके में कचरा जगह जगह फैला हुआ है, ताकि छिल्ला मुबारक के पास भी कचरे का ढेर जमा हो गया है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई ताफून फैल गया है और मक्खी बीमार हो पड़ रहे हैं। मुतालिका महकमों को चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को इस बात के लिए पाबंद करे कि वो मुकर्ररा मुद्दत में प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लें। हाईटेक फंक्शन हॉल मुरादनगर में आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया गया। रियासती हज कमेटी की जानिब से सफ़र मुक़द्दस पर रवाना होने वाले आज़मीन की तरबियत के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। उलमा इकराम ने सफ़र मुक़द्दस की तफसीलात और मनासिक हज से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। हज कमेटी के अराकीन इस मौके पर मौजूद थे। सैकड़ों आज़मीन ने इस इजलास में शिरकत की। निज़ाम कॉलेज शहर हैदराबाद की क़दीम और अजीम दरसगाह के तौर पर जानी जाती है। शानदार माजी का रिकॉर्ड रखने वाली इस दरसगाह के सालारजंग हॉल की हालत आज इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि सन 1956 से वक्त के हुक्मरानों ने शहर के लिए नया तो कुछ नहीं किया और ना ही विरासत में मिली इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी पर तवज्जो दी। पेश है एक रिपोर्ट। 1956 से आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने आसिफ जाही दौर की तारीखी इमारतों को मस्ख करने और उन्हें नज़रअंदाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रियासत आंध्र प्रदेश के क़याम के बाद वक्त के हुक्मरानों ने आसिफ जाही दौर की तारीखी इमारतों पर तवज्जो देने के बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। एक तरफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का रंग बदल दिया गया तो उस्मानिया दवाखाने की कदीम इमारत खस्ता हाली का शिकार है। उधर अब सेक्रेटेरिएट में मौजूद जी ब्लॉक को मुनज़्ज़म करने पर हुकूमत गौर कर रही है। जुबली हॉल और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की इमारतें भी अपनी ज़बूहाली से अपने शानदार माजी की याद दिलाती हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने इन इमारतों के बारे में हुकूमत को तवज्जो नहीं दिलाई है। कई बार मीडिया ने हैदराबाद की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हालत पर हुकूमत को मुतवज्जे किया, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत अंधी और बहरी नज़र आई। यह है निज़ाम कॉलेज के अहाते में मौजूद सालार जंग हॉल, जिसे मुख्तारुल मुल्क सालार जंग से मौसूम किया गया। इस हॉल की इमारत को प्रिंसिपल दफ्तर भी कहा जाता है। निज़ाम कॉलेज 1887 में तामीर किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ शोबेजात कायम किए गए थे। इस कॉलेज के कदीम हिस्सों को मुनद्दम करके नई इमारतें तामीर की गईं। निज़ाम कॉलेज के इस सालार जंग हॉल को तारीखी वर्से का दर्जा भी हासिल है। साल 2001 में यह हॉल तबाही के दहाने पर था। उस वक्त इसकी मरम्मत के लिए 2.5 लाख रुपए जारी किए गए, लेकिन अफसोस इस रकम को तनख्वाहों पर खर्च कर दिया गया और सिर्फ मरम्मती काम किया गया। अगर इस हॉल के अंदर की हालत का जायज़ा लिया जाए तो हर तरफ गर्द गुबार नज़र आता है, जबकि हॉल में मौजूद सालार जंग की तस्वीर भी हुक्काम की लापरवाही को बयान कर रही है। इस कॉलेज में कई मुमताज़ शख्सियतों ने तालीम हासिल की, जिनमें मौजूदा वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी शामिल हैं। किरण कुमार रेड्डी ने निज़ाम कॉलेज की 125वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत भी की थी, लेकिन शायद वो सालार जंग हॉल की खस्ता हालत को देख नहीं पाए। अगर देखा भी है तो शायद उससे नज़रअंदाज कर दिया होगा। हुकूमत के इस रवैये से अब यह ज़ाहिर होता है कि शहर की तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ अब खुदा के हाथ है, क्योंकि वक्त के हुक्मरानों को शहर की विरासत के तहफ़्फ़ुज़ से कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। कैमरामैन सलीम के साथ शमसुद्दीन फिरोज़ की रिपोर्ट, 4TV न्यूज़। हमारे शहर हैदराबाद का दुनिया भर में नाम पैदा करने वाले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सुपूत पैदा हुए हैं। उनमें कई एक ऐसे हैं जो वफात के कई दौर बाद भी लोगों के दिलों
और उनकी यादों में, दुआओं में बसते हैं। ऐसे ही नाम पैदा करने वालों में एक नाम मुल्क भर के मशहूर शिकारी शफाअत अली नवाब का भी है। ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आदमखोर दरिंदों के शिकार में ये खुसूसी महारत रखते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से जहां कहीं कोई शेर, बबर, चीता या कोई और जानवर आदमखोर बन जाता है और वहां की हुकूमतें अवाम को दरिंदों से छुटकारा दिलाने में नाकाम हो जाती हैं, वहां शफाअत नवाब को खुसूसी तौर पर बुलवाया जाता है। इन्हें सरकारी मेहमान बनाकर रखा जाता है और हमारे शहर का ये हकीकी हीरो अपनी जान खतरे में डालकर आदमखोर जानवरों को मार गिराता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह के जंगलाती इलाकों में शफाअत नवाब ने बेशुमार आदमखोर जानवरों का शिकार किया है। कई मरतबा ये खुद भी जानवरों की दरिंदगी का शिकार हुए हैं, लेकिन ये कभी भी हिम्मत ना हारे। दर्जनों मरतबा ये जख्मी शेर और चीते के हमले का निशाना बने हैं और सेहतयाब हुए और दोबारा अपनी मुहिम में मसरूफ हो गए। ये शौकिया शिकारी आज जंगलाती इलाकों में बसने वाले अवाम के मसीहा की हैसियत से जाना जाता है। 4 टीवी के नुमाइंदे ने शफाअत नवाब से उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली बात की। आइए इनके इंटरव्यू को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे शिकारी नवाब, आप ये बताइए कि आपको ये शिकार का शौक़ कब और क्यों कर हुआ था? देखिए, मेरे दादा नवाब सुल्तान अली ख़ां बहादुर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए हाथी मारते थे। जहाँ भी हाथी रोग हो जाते और आदमियों को मारते, वो उन्हें बुलाते और वो ब्रिटिश के ज़माने में ऑनररी एलिफेंट हंटर कहलाते थे। तो उनसे मुझे ये सब चीज़ें सीखने का मौका मिला, जो मैं पूरी तौर से उनसे ये हासिल किया, ये नॉलेज। तो आप जब ये शिकार का शौक़ शुरू हुआ था आपको, उसके बाद पहली बार आपको जहन में कब आया कि आप किसी आदमखोर को मारें या फिर आवाम का साथ दें? बचपना ही हमारा ऐसे गुजरा उस माहौल में जहाँ पे कि हम शिकार देखें और लीगल शिकार ठाट के साथ होता था और वो एक फैमिली रिचुअल होता था। तो ये बचपने से मुझे, जब से मैं होश संभाला 5-6 साल के ज़माने से, ये हर चीज़ मेरे दिमाग में बैठते गई और मुझे बेइंतहा शौक़ था कि मैं जानवरों को स्टडी करूं, उनके पग मार्क्स कैसे होते हैं, हाथी जब जाते हैं तो कैसे निशान छोड़ते हैं। सामने का पैर हाथी का बड़ा होता है, पिछला पैर छोटा होता है, और हाथी का सामने का पैर जो होता है उसका अगर आप सरकमफ्रेंस ले लें और उसको इंटू 2 कर दें तो वो आपको हाइट हाथी के शोल्डर के ऊपर सही मालूम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है बचपने से हमको विरासत में मिली और हम लोग ये सीखते गए। शफाअत साहब, आप अपने कैरियर में कितने आदमखोर जानवर मारे? देखिए, मैं 3 शेर मारा हूँ आदमखोर, और अब ये अगर हम 2 मिला देते हैं जो परसों हम मारे, तो 7 लेपर्ड्स हुए हैं मेरे अब तक जो मैनीटर मारा हूँ मैं। नवाब साहब, आपके फैमिली का कितना सपोर्ट होना पड़ता है इसके लिए, इतने बड़ा रिस्क लेने के लिए? क्योंकि जब आप घर छोड़ते हैं, घर छोड़ने के बाद आपके वापस आने का कोई उम्मीद नहीं हो सकती, तो ऐसे में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट होना पड़ता है आपको, और क्यों आप लोग अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। फैमिली तो हमारी बड़ी टेंस रहती है, मगर मेरा अक़ीदा ये है, मेरा भरोसा ऊपर वाले पे है। जब मौत आनी है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जब मौत नहीं आने वाली है उसे कोई ला नहीं सकता।
नवाब साहब, एक ज़ाती सवाल आपसे कि आप लोग अक्सर लोग कहा करते हैं कि नवाब फैमिली जो होते हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े खाने पीने वाले होते हैं, आराम और आसाइश की ज़्यादा आदत होती है उनको, तो ऐसी आदतों को भुलाकर, ऐसी आदतों को छोड़कर जंगल में जाना, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है? देखिए, हमारा ख़ानदान तो सब स्पोर्ट्समैन रहे हैं। नवाब तो थे, मगर मेरे दादा ख़ुद, जैसा मैं आपसे अर्ज़ किया, वो सख्त स्पोर्ट्समैन थे। 4 बजे सुबह होती थी, घोड़े राइडिंग होती थी। हमारे ख़ुद घर में मौलाली पे जो हमारी देवड़ी थी, वहाँ पे टेनिस कोर्ट्स थे। 1930s में फ्लडलिट टेनिस कोर्ट्स थे और वर्ल्ड रैंकिंग की टेनिस हमारे घर में होती थी। तो ये स्पोर्ट्स का जो एक सिलसिला हमारे ख़ानदान के साथ रहा, ये हमको ऐशो आराम से दूर रखा और सारे बुराइयों से दूर रखा, इबादत से नज़दीक रखा। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि हम उस सांचे में ढाले गए जहाँ पे हमको बचपने से ही घोड़े की पीठ पे बिठा दिया गया। नवाब साहब, एक छोटा सा तजुर्बा मुकम्मल तौर पे कि आपने इस माह ही 2-3 आदमखोरों का खात्मा किया है और कई लोगों की जानें बचाई हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है। तो कश्मीर सिंह जैसा आपने अभी जिक्र किया था तो कुछ देर कबल कि उसको 10 तारीख को उसके ऊपर हमला हुआ था, फौरी 8-9 घंटे के अंदर आपने उसी लेपर्ड को आपने मारा, शिकार किया। वो फ्लाई कर रहा था, एयर में था, और आपकी अगर कैटरेज सही टाइम पे उसको नहीं अटैक करती तो शायद आप लोगों के ऊपर हमला होता। तो ये 2-3 जो वाक़यात है छोटे से, उसमें तफसील बताएं उसकी। देखिए, ईद के 2 रोज़ पहले पीडी डोगरा साहब जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनका फ़ोन आया कि 2 आदमखोर वहाँ पे निकल गए हैं हिमाचल प्रदेश में और वो आतंक मचाए हुए हैं और घरों में से आदमियों को लेके चले जा रहे हैं। एक औरत तो वो अपने बैल्कनी के ऊपर बौरचे खाने से निकली और जैसे घर में आ रही थी उसको लेपर्ड ने पकड़ा और लेके चले गया। तो ये हादिसात जो हुए, कम अरसे में 5-6 लोग मरे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बड़ी दहशत खा गई थी और पब्लिक में काफ़ी अनरेस्ट हो गया था, राइट्स हो गए थे। तो मैं 6 बजे से वो पंजों के निशान को फॉलो करते हुए पहाड़ के नीचे उतरा और नीचे जैसे हम वैली में उतरे, वहाँ एक 300 एकड़ का बड़ा घना जंगल का पैच था जिसके अंदर जाना मुश्किल था और उस पैच के चौ तरफ फिर खुला पहाड़ था। तो ये लेपर्ड उसमें चले गया था और उसमें से बाहर नहीं निकला था। कश्मीर सिंह को मारने के बाद आधा किलोमीटर दूर नीचे जाके इस 300 मीटर के ये जंगल में ये छुप गया था। जैसे हम वहाँ पहुँचे और मैं इस जंगल का एक सर्कल लगाया तो वो लेपर्ड ये समझा कि उसको अब बाहर निकलने दुश्वारी होगी, ये एकदम हमारे तरफ झपटा और एक 30 मीटर की दूरी पे से ये हमारे पे हमला किया। तो घास क्योंकि इतना बड़ा था कि जब तक वो दबका हुआ था वो नज़र नहीं आया, मगर जैसे ही वो उसने छलांग लगाई मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैंने फायर किया और अल्लाह की फजल से वो गोली बराबर उसको जो है गले पे लगी और वो वहीं ढेर हो गया। शहबाज साहब, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपका ये शौक़ जो खिदमत खल्क़ में तब्दील हो चुका है, तो कितने मुतमईन होते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कि मैंने कुछ किया है और मेरे पैदा होने का हक़ अदा किया है? बिल्कुल सही फरमाया आप, यानी ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है और वालिदैन की दुआएं मेरे साथ हैं और इससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन दुनिया में हो नहीं सकता। देखिए, रिस्क अगर ले आदमी कोई चीज़ अचीव करने के वास्ते और उसको हासिल करे जिससे कि आवाम की जान बच सके, उन गरीब लोगों की जो मेरे पास आते थे उनके चेहरे मेरे आँखों के सामने हैं, आँखों में उनके आंसू होते थे। देखिए, जिस घर का एक कमाने वाला हो और वो मर जाए जंगली जानवर से, तो उस घर का, उस फैमिली का क्या हाल हो सकता है आप समझ सकते। किसी का जवान बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, जहाँ हम जाते ये सुनते। और आज अल्लाह का शुक्र है कि 18 दिन हो गए हैं और आज तक कोई ख़बर किसी आदमी के मरने की या हमला करने की नहीं आई है वहाँ से। तो इसका मतलब वो जो 2 लेपर्ड्स हम मारे वो 2 ही मैन ईटर्स थे और वहाँ पे सुकून हो गया है। तो वो वैसी हुकूमत को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे बहैसियत एक शिकारी, बहैसियत एक इंसान? देखिए, मैं
बड़ा डिटेल प्रपोज़ल दे के आया हूँ वहाँ के चीफ कंजर्वेटर साहब को, गुलाटी साहब को। मैं एक 20 पेज की रिपोर्ट दे के आया हूँ कि लेपर्ड्स और लोग एक ही जगह नहीं रह सकते। ये आज नहीं तो कल ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएगा और लोग जहर दे के ये सब जानवरों को मार देंगे। तो इनको या तो हम पिंजरे में लेने की कोशिश करें या इन्हें ट्रैंक्यूलाइज करें करके ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे सेंचुरी हो, जहाँ पे इनके लिए खाने के लिए दूसरे जानवर हो। हैदराबाद से बेंगलोर जाने वाली कौमी शाहराह पर लारी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े में एक जिंदा बचने वाले पी राजू ने मीडिया को बताया कि वो और उसके 2 साथी के राजू और रवि एक ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि शमशाबाद के करीब लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में के राजू और रवि बरसर मौका हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि वो एक गुत्तेदार के पास इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे थे और रकम लाने के लिए शमशाबाद जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। एक और वाक़े में गोलकुंडे के इलाके में मोटरसाइकिल के हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि उनका साथी शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह ओवैसीपुरे का रहने वाला 17 साला लड़का शेख बिलाल अपने दोस्त शेख वहाब के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अंजया नगर के पास उसकी मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये दोनों शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना ले जाया जा रहा था कि बिलाल रास्ते में ही फौत हो गया। गोलकोंडा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। एसआर नगर पुलिस हदूद में एक शख्स की लाश को देखने के बाद सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट रेलवे स्टेशन के करीब 65 साला पी अशोक की लाश खून में लुथपथ पाई गई। इत्तला के साथ ही डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायणा और एसीपी मुकाम वाक़या पहुंच गए। कुछ देर की तहकीकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस के आला ओहदेदारों ने बताया कि 65 साला पी अशोक, जो पेशे से मोची था, बेगमपेट रेलवे स्टेशन के करीब उसके दोस्त की दुकान में सो गया था। सुबह उसके अफराद खानदान ने पुलिस को इत्तला दी और कहा कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है क्योंकि अशोक के गले में एक गोली दस्तयाब हुई है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने कहा कि पुलिस की टीमें तश्कील दी गई हैं जो खातियों का जल्द पता चलाएंगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की तकसीम के खिलाफ जगनमोहन रेड्डी की जेल में भूख हड़ताल का आगाज। कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआरसीपी ने रियासत को तबाही के दहाने पर लाग खड़ा कर दिया है, तेलुगुदेशम का इल्जाम। शमशाबाद और गोलकुंडा हुदूद में खौफनाक सड़क हादसे, 3 अफराद हलाक। और बेगमपेट रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।